है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वेक्टर। वेक्टर भी अपने आप में फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। मैं मतलब ऐसा मान सकता हूं कि ये फिजिक्स का अपने आप में एक चैप्टर है, वेक्टर वाला पूरा का पूरा एक चैप्टर है, 11th क्लास में हम पढ़ते हैं। और ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट भी है। वेक्टर एक ऐसी चीज है जो मुझे याद नहीं आता कि फिजिक्स का कोई भी चैप्टर ऐसा हो जिसमें वेक्टर का यूज ना हो। कोई सा भी चैप्टर फिजिक्स का 11th का हो चाहे 12th का हो, हर चैप्टर में वेक्टर का यूज होता है, ठीक है। तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, हम वेक्टर को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ने का मतलब कि बुक में जिस तरीके से चीज को मेंशन किया हुआ है, जरूरी नहीं कि हम उसी सीक्वेंस में चीज को लेकर के चले और उसी तरीके से चीज को लेकर के चले। हमारा एम्फसाइज ये रहेगा कि हमको वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और हमको 100% वेक्टर को क्लियर करना है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक और छोटी छोटी सी चीजों को भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर जगह हमें ये सोचना है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जितनी बार हमारे माइंड में पैदा होगा ना, वाई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। बात हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से भाई, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी थी स्केलर और एक कैटेगरी थी वेक्टर, ठीक है। दो कैटेगरी में हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया, एक स्केलर और एक वेक्टर। अच्छा, रियलिटी में अगर बात की जाए तो एक कैटेगरी और होती है जिसको हम कहते हैं टेंसर। बट ये टेंसर ठीक है, हमारे सिलेबस से रिलेटेड चीज नहीं होती, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। बस ये वर्ड अपने दिमाग में रखना कि अगर कैटेगरी की बात की जाए तो एक टेंसर क्वांटिटी भी होती है। हमें स्केलर और वेक्टर की कहानी को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। अब देखा जाए तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यहां से कि भाई हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक स्केलर होती है एक वेक्टर होती है, ठीक। पहले तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि हमने फिजिकल क्वांटिटी की दो कैटेगरी बनाई कैसे। कुछ ना कुछ तो इसके पीछे भी रीजन होगा ना, कोई तो लॉजिक इसके पीछे भी होगा कि साहब हम दो कैटेगरी लेंगे, स्केलर लेंगे और वेक्टर लेंगे। मतलब साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में ये आइडिया कहां से आया कि यार हम ऐसे दो कैटेगरी बना लेते हैं। कुछ ना कुछ तो इसके पीछे ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन ये था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनमें एक बात ऑब्जर्व की गई कि या तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन देने के लिए केवल वैल्यू की जरूरत होती है, या फिर कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अगर हमें देनी है तो हमें वैल्यू और डायरेक्शन दोनों को देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी हम एग्जांपल भी लेकर के चलेंगे। मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिनमें केवल वैल्यू बता दो, उसके बाद में और कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यार कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनमें केवल वैल्यू से काम नहीं चलता, वैल्यू के साथ में हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ता है, ठीक है। जिनमें हमें केवल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड की बात करनी है उनको हमने स्केलर की कैटेगरी में डाल दिया कि जिनमें केवल वैल्यू की बात की जाएगी, कोई डायरेक्शन की बात नहीं की जाएगी, उनको हमने स्केलर की कैटेगरी में डाल दिया। और जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी उनको हमने वेक्टर की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। एग्जांपल से समझ लेते हैं इस चीज को। जैसे मैंने कहा कि यार एक बॉडी का मास 2 kg है, एग्जांपल ले रहे हैं, एक बॉडी का मास 2 kg है। अब मुझे इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए क्या मास के रिगार्डिंग? मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है और मैंने बोला कि एक बॉडी का मास 2 kg है। अब क्या मुझे इस मास में यह भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है कि ये मास कौन से डायरेक्शन में है, या केवल मुझे इतना बताना है कि भाई बॉडी का मास 2 kg है? ये मास से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि वैल्यू दे रखी है 2 kg, डायरेक्शन की इसमें कोई जरूरत होती नहीं है। बट मैंने अब एक दूसरा एग्जांपल लिया। मैंने कहा कि यार मैं ए पॉइंट पर हूं और मैं ए पॉइंट से 2 मीटर खिसक करके बी पॉइंट पर पहुंच गया। ये मेरी इनिशियल पोजीशन है 2 मीटर, सॉरी ए, और यहां से मैं 2 मीटर खिसक करके बी पॉइंट पर पहुंच गया। कैन यू फाइंड द पोजीशन ऑफ बी? मैंने आपको ये बता दिया कि मैं यहां से 2 मीटर चला हूं, बट मैंने आपको ये नहीं बताया मैं कौन से डायरेक्शन में चला। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैंने इतना बताया कि बस मैं यहां से 2 मीटर चला हूं, हो सकता है कि 2 मीटर इस डायरेक्शन में जाऊं, हो सकता है 2 मीटर इस डायरेक्शन में जाऊं,
हो सकता है मैं 2 मीटर किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं की गई है। क्या इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मेरी फाइनल पोजीशन का पता लगाया जा सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें यह नहीं बताया है कि मैं 2 मीटर कौन से डायरेक्शन में गया हूं। अब दोनों एग्जांपल्स को बेटा अगर मैं कंपेयर करूं ना, तो यहां केवल वैल्यू से काम चल गया था, बट यहां पर केवल वैल्यू से काम नहीं चला यार, यहां पर मुझे वैल्यू के साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया जिसमें मैग्नीट्यूड चाहिए, और ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया जिसमें मुझे मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शंस भी चाहिए। बिना डायरेक्शन के मैं पता नहीं लगा पाऊंगा। इसका मतलब मैं फर्स्ट एग्जांपल में जो बात कर रहा हूं वो स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, और सेकंड एग्जांपल में मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो यहीं से साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आइडिया आया था। उन्होंने कहा यार कुछ फिजिकल क्वांटिटीज तो ऐसी है जिनमें केवल वैल्यू देने की जरूरत है, डायरेक्शन की कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे डेंसिटी की अगर हम बात करें, जैसे वॉल्यूम की अगर हम बात करें, जैसे एरिया की अगर हम बात करें, तो उनमें हमें केवल वैल्यू देने की जरूरत है, कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। बट कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें हमें वैल्यू के साथ में डायरेक्शन बताना भी जरूरी होगा। इस बेसिस पर फिर उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई थी। इस कैटेगरी पर अभी हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसको स्किप करके चल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि यार मैग्नीट्यूड चाहिए, कुछ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। उस बेसिस पर फिर फिजिकल क्वांटिटी की 2 कैटेगरीज बना दो, एक बना दिया स्केलर और एक बना दिया वेक्टर। स्केलर वो कैटेगरी हो गई जिसमें केवल मैग्नीट्यूड से काम चलेगा, वेक्टर वो कैटेगरी हो गई जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिएंगे, वो वेक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरह से स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। ठीक है, अब इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो साहब स्केलर क्वांटिटी में बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल तो मैंने लिख ही दिया कि मास एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस है, स्पीड है, ठीक है, वर्क है, एनर्जी है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है। जनरली ये जो हमारे काम में आती है ये मैंने एग्जांपल ले ली है कि ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है, एनर्जी है। वर्क तो एनर्जी की ही फॉर्म है, तो ये सारी स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी में मैं एग्जांपल ले सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैं यहां पर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को एग्जांपल लेना चाह रहा हूं जो हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी ये सारे स्केलर कैटेगरी में आ गए। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम ये सारे हमारे वेक्टर वाली कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो ये चीज हमको क्लियर होगी साहब स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहां से निकला। साथ ही साथ हमको ये चीज भी क्लियर होगी कि स्केलर क्या चीज होती है, वेक्टर क्या चीज होती है। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए वो स्केलर होगा, जिसमें मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए वो वेक्टर होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा। डिस्टेंस स्केलर क्यों है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और किसी का कोई डाउट है तो बोलो, एक साथ डिस्कस कर लूंगा फिर मैं। डिस्टेंस को हमने स्केलर क्यों बोला है? अच्छा, हम में से कोई एग्जाम उसका आंसर दे सकता है इस चीज का कि डिस्टेंस को हम स्केलर क्यों बोल रहे हैं? चलो एक हिंट देता हूं मैं। डिस्टेंस की अगर आप डेफिनेशन समझते हो ना, या डिस्टेंस का आप मीनिंग समझते हो, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि डिस्टेंस को हमने स्केलर क्यों बोला है। बिल्कुल समझ सकते। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? उसमें भी तो हम डायरेक्शन ले सकते हैं। ले सकने वाली बात नहीं है बेटा, ले सकने वाली बात नहीं है, आपको चीजों के मीनिंग समझने पड़ेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये 2 चीजें एक साथ डिस्कस की जाती है। अब मैं यहां पर कहानी क्लियर कर देता हूं। हालांकि मैंने अभी जब ग्राफ की हम बात कर रहे थे तब भी मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बात की थी। ये 2 चीजें एक साथ डिस्कस की जाती है, मतलब इसका मीनिंग और इसका मीनिंग एक साथ डिस्कस, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है। डिस्टेंस का मतलब यह होता है कि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा, मतलब मैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचा। बेसिक वंडा समझ लेना, इनिशियल पोजीशन से मैं फाइनल पोजीशन तक पहुंचा। पहुंचने के लिए मेरे पास में बहुत सारे पाथ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, जिस भी रास्ते से मैं जाऊंगा उस रास्ते की लेंथ कितनी है,
दैट इज द डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो भी पाथ मैंने लिया, उस पाथ की जो लेंथ है, उस लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहेंगे। तो ये जो लेंथ आएगी वो डिस्टेंस के बराबर होगी। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो केवल और केवल हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, पाथ से मतलब नहीं होता। दिस इज द लॉजिकल डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्टेंस की अगर बात करनी है तो पाथ मैटर करता है, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करनी है तो पाथ मैटर नहीं करता। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह होता है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। सो इनिशियल को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। वेदर द पाथ इज दिस, 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 कोई सा भी पाथ हो, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक सीधे सीधे चले जाओ, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस में ये मैटर करेगा कि आपने कौन सा पाथ लिया। अगर मैं ये वाला पाथ लेता हूं तो डिस्टेंस इस लेंथ के इक्वल आएगी, अगर मैं ये वाला पाथ लेता हूं तो डिस्टेंस इस लेंथ के इक्वल आएगी। जो भी पाथ मैंने सेलेक्ट किया उसकी जो लेंथ आएगी वो डिस्टेंस के इक्वल है। अब थोड़ा सा और समझो, मान लो मैं ए से गया बी तक और बी से घूम करके यहां आया सी तक। इस एग्जांपल में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। ए से बी तक सपोज 40 मीटर है और बी से सी तक सपोज 20 मीटर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी बात। अब अगर मैं ए से बी तक गया और बी से घूम करके सी तक आया, डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस के लिए हमने बोला था पाथ की जो लेंथ है, ठीक है। अब ये वाली लेंथ कितनी होगी 40, ये वाली लेंथ कितनी होगी 20, हमने कह दिया डिस्टेंस 60। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। ध्यान से समझते रहना बेटा आप इस चीज को। अब अगर इसी एग्जांपल को बेटा मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे कर दूं कि यार मैं ए से बी तक गया लेकिन मैं पलट करके नहीं आया, मैं सीधा ही गया सी तक, ये है 20 मीटर ही, ये है 40 मीटर ही, लेकिन अब ये घूमने वाला सीन नहीं रहा। अब इस केस में डिस्टेंस कितना है 60। जरा बताना इस केस में डिस्टेंस कितना है 60। पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब यहां मैं घूम करके वापस आया, मैं आपसे बोलता हूं कि यार इस एग्जांपल में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज 60 मीटर एंड इन दिस एग्जांपल द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज अगेन 60 मीटर, ठीक है। ऐसा मान करके चलो ये दोनों केसेस तुमको दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा फर्स्ट केस में हमारा पार्टिकल ए पॉइंट से गया बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से गया सी पॉइंट तक और पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कवर किया 60 मीटर का। सेकंड केस में हमारा पार्टिकल अगेन ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, अभी भी डिस्टेंस 60 मीटर कवर किया। इन दोनों एग्जांपल से आपको यह समझ में आता है कि सी पॉइंट कहां पर है? बस आपको इतना समझ में आता है कि यार ए से सी तक पहुंचने के लिए 60 मीटर चलने की जरूरत है, 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि यहां पर भी 60 आ रहा है और यहां पर भी 60 आ रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस वाली बात अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे इस लेंथ से मतलब है और इस लेंथ से मतलब है और ये दोनों लेंथ इक्वल है, इसलिए डिस्टेंस की वैल्यू दोनों केसेस में 60 मीटर है। लेकिन दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम नहीं आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करेगा। यहां पर हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, यहां पर हमने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, इसलिए दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो दोनों में डिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी, जबकि मैंने वहां पर डायरेक्शन चेंज किया भी है। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे लिए ये चीज मैटर नहीं कर रही है कि हमारा पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, घूम करके वापस आ रहा है या उसी स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू कर रहा है या सर्कल में घूम रहा है या किसी भी कर्व पाथ में जा रहा है। मुझे केवल इस चीज से मतलब है कि पार्टिकल कितना चला, उसने कितनी लेंथ कवर की है, वही डिस्टेंस होगा। इसीलिए डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के केस में मैटर कर रहा है। यही रीजन है कि मैंने डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहा है और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर कहा है। फंडा समझ में आया नहीं आया? जल्दी से कंफर्म कर देना। डायरेक्शन लेने के बाद में फिर आप उसको डिस्टेंस ना कह करके डिस्प्लेसमेंट कहना शुरू कर देते हो बेटा, ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
सर करंट स्केलर है टेंसर, एक्चुअल में वो टेंसर स्केलर में काउंट करते हैं, एक्चुअल में वो टेंसर क्वांटिटी होती है। अब टेंसर क्वांटिटी की डिस्कशन में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड चीज नहीं है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। किसी को डिस्कशन करना है तो अलग से अपन टेंसर क्वांटिटी पर डिस्कशन कर लेंगे। बाकी अगर आप मेरे को दो चॉइस देंगे कि करंट को सेलेक्ट करने के लिए कि स्केलर या वेक्टर, तो हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होता है लेकिन उसमें अलजेब्रिक सम चलता है, वेक्टर वाली कहानी नहीं चलती है, इसलिए करंट में डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहां तक की कहानी हो गई क्लियर। तो हमको ये समझ में आ गया कि साहब स्केलर और वेक्टर का फंडा कहां से बना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बना। कहीं मैग्नीट्यूड से काम चल गया तो वो स्केलर हो गया, कहीं दोनों की जरूरत पड़ी तो वो वेक्टर हो गया। ये हमने उसके एग्जाम्पल लिख लिए। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हमें डिटेल में जो बात करनी है वो है वेक्टर। यार वेक्टर की कहानी को पूरा अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो पहले वेक्टर की बेसिक कहानी समझ लेते हैं कि बेसिक कहानी क्या है। ठीक है, बेसिक कहानी का मतलब क्या हुआ, बेसिक कहानी ऑफ वेक्टर या बेसिक ऑफ वेक्टर। बेसिक ऑफ वेक्टर का मतलब ये हुआ, पहले तो हम ये देखें कि एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे तो लिखते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दो क्वांटिटी लिखी है और बी, अब इनमें से एक स्केलर एक वेक्टर है, मुझे कैसे पता लगेगा? दोनों क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, ये भी मैंने बता दिया कि एक स्केलर और एक वेक्टर है। कैसे पता लगेगा कौन स्केलर कौन वेक्टर है? तो डिफरेंशिएट करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी पर ऊपर एक एरो लगा दिया गया। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, हमने ऐसा माना कि ए वेक्टर है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं, स्केलर को एज इट इज छोड़ देते हैं जैसे हम लिखते हुए आए। कुछ भी नहीं लगाया तो इसका मतलब वो स्केलर है, ऊपर एक एरो लगा दिया इसका मतलब वो वेक्टर है। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ए पर मैंने ऐसे एरो लगाया है तो इसका मतलब ये डायरेक्शन होगा। ये बेटा केवल सिंबल है, ये केवल इस चीज का प्रेजेंटेशन है कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट डजंट मीन कि ए इस डायरेक्शन में है। मतलब यहां से हमें ये पता लग रहा है कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं लग रहा कि ये वेक्टर कौन से डायरेक्शन में। अगर ये ऊपर के डायरेक्शन में होगा तब भी ऐसे लिखेंगे, ये इधर के डायरेक्शन में होगा तब भी ऐसे लिखेंगे। तो ये क्वांटिटी को लिखने का तरीका हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग चीज है कि एक वेक्टर को बना करके दिखाओ, एक वेक्टर क्वांटिटी को लिखना और एक वेक्टर बनाना, ड्रॉ करना, एरो बनाना, ये अलग अलग चीज है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब हुआ एक वेक्टर क्वांटिटी का एरो ड्रॉ करना। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो चार डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, हम एग्जांपल एक्स और वाई का भी ले सकते हैं, कोई सा भी एग्जांपल ले लें। अब मैंने कहा कि मैं यहां इस पॉइंट से ओरिजिन से सपोज ईस्ट में चला गया 20 मीटर, तो यहां से मैं ईस्ट में सपोज यहां कहीं पहुंचूंगा और ये 20 मीटर हो गया। ठीक है, इस स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, दोनों बातें हो रही है। मैंने ये बताया कि 20 मीटर चला, मैंने ये भी बताया कि मैं ईस्ट में चला, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए। इसका मतलब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब इस वेक्टर को ग्राफिकली दिखाने का एक तरीका है कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर है मैं उस डायरेक्शन में एक एरो ड्रॉ कर दूंगा यार। जैसे ये वेक्टर है तो मैंने इस डायरेक्शन में एक एरो ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर को बनाने का तरीका है। तो जिस डायरेक्शन में होगा मैं उस डायरेक्शन में एक एरो ड्रॉ कर दूंगा, मैंने एरो ड्रॉ कर दिया। अब एरो कितना लंबा लेना है, एरो का जो लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और एरो का जो डायरेक्शन है वो उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। बहुत सिंपल। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक एरो ड्रॉ करना है, एरो की जो लेंथ है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एरो का जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गए। ये वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका, ये वेक्टर को बनाने का तरीका। जहां पर मैं एरो बनाता हूं उसको कहता हूं हेड, जहां पर मैं ये पॉइंट दूसरा एंड रखता हूं वो होता है टेल। हिंदी में अगर बात करें तो सिर और पूंछ। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो हिंदी में ज्यादा अच्छी समझ में आती है। तो ये हो गया वेक्टर का सिर, ये हो गया पूंछ। जहां पर एरो बनाया वो सिर है, दूसरा एंड हो गया पूंछ। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? कंफर्म कर दीजिए सर।
चेक कर लेता हूं एक बार, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। करंट वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होगा लेकिन वो एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है, वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, अब मेरे को एक बार बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को, किसी भी तरह का? पूरा भरपूर तरीके से वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेना है, बहुत अच्छे तरीके से, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है, बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। चलो जी, स्केलर वेक्टर समझ में आ गया, वेक्टर क्वांटिटी को लिखना, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, ये चीज भी हमको आ गई। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि सर वेक्टर, जैसे मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करूं तो वेक्टर के कुछ टाइप्स भी होते होंगे, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। वेक्टर किस किस टाइप के होते हैं? वेक्टर्स में भी टाइप होते हैं। ठीक है, वेक्टर किस किस टाइप के होते हैं? पहला हम लेते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, और कोई इक्वल वेक्टर नहीं होगा तो वो होगा अनइक्वल वेक्टर। तीसरा हम लेते हैं नेगेटिव, या उसको कह सकते हैं अपोजिट वेक्टर, वेक्टर नहीं लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट हम लेते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट होता है कोप्लेनर वेक्टर, और नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। एक वेक्टर पर और जरूर बात करूंगा, दैट इज जीरो या नल वेक्टर। कैटेगरी बेटा इनके अलावा भी कुछ होती है, बट उन पर अपने को जाने की जरूरत नहीं है। ये कैटेगरीज हैं जो हमारे यूज में आती हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ द वेक्टर विच आर यूज्ड इन द फिजिक्स एट 11th and 12th स्टैंडर्ड फॉर जेईई एंड नीट एज वेल, राइट? तो ये वेक्टर्स के टाइप है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। और वैसे अगर बात की जाए तो नेगेटिव, यूनिट, ये दो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इक्वल वेक्टर की बात करनी है तो पहले मैंने दो वेक्टर ड्रॉ किए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, मैं एक्चुअल में दोनों को सेम डायरेक्शन में शो कर रहा हूं और दोनों एरो की लेंथ में सेम ले रहा हूं। क्योंकि वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी मैं वेक्टर की बात करूंगा मेरे दिमाग में दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर दूंगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, अगर मैं एक वेक्टर का केवल डायरेक्शन चेंज करूंगा तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, और अगर मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें चेंज करूंगा तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी में चेंज होने की तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है ओनली मैग्नीट्यूड इज चेंज, दूसरी पॉसिबिलिटी है ओनली डायरेक्शन इज चेंज, तीसरी पॉसिबिलिटी है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंज। ठीक है, यहां मैं दो वेक्टर्स को कंपेयर कर रहा हूं, ए और बी को, दोनों सेम डायरेक्शन में लिए, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, तो मैं इस रिलेशन को लिखूंगा ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। कहीं भी अगर मैं ऐसा रिलेशन लिख देता हूं तो समझ लेना दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। ऐसे वेक्टर्स को ही हम इक्वल वेक्टर कहेंगे, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। ठीक है, अनइक्वल वेक्टर की बात करें तो मैंने अभी तीन पॉसिबिलिटीज बोली थी वेक्टर के चेंज होने की। अब अपना कॉमन सेंस लगा लो, अनइक्वल वेक्टर वो होंगे जो इक्वल नहीं होंगे। तो बेटा ये सोचने की कोशिश करो कि वेक्टर इक्वल कब कब नहीं हो सकते। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, क्या डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है। तीनों में से कोई भी बात अगर होगी तो वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर। ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यार एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अब दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। सेकंड केस में मैंने क्या किया, ये वेक्टर लिया, सपोज एक वेक्टर मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, सेम लेंथ के हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट हो गया। तीसरा मैंने केस ले लिया कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, या मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो तीनों ही केस में हम कहेंगे कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू। अब अगर मैं ए वेक्टर नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर कहता हूं तो इसका मतलब तीनों में से कोई भी बात हो सकती है।
इससे ये कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है कि तीनों में से कौन सी बात है, बट अगर मैंने कहते A वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B वेक्टर, तो इसका मतलब हो सकता है उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है उनके डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही चीजें डिफरेंट। ठीक है, तो मैं तो सिंपल तरीके से याद रखता हूं कि इक्वल वेक्टर की क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी या दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो इसका मतलब वो अनइक्वल वेक्टर में काउंट हो गए। यहां तक बात क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव से शायद बात इतनी समझ में नहीं है, अपोजिट से शायद बात और ज्यादा समझ में आ जाएगी। अपोजिट किसके लिए ले रहे होंगे, मैग्नीट्यूड के लिए तो ले नहीं रहे होंगे। अपोजिट क्या हो सकता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ही तो अपोजिट होगा। और अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर अगर इधर है तो एक वेक्टर उसके अपोजिट है, मतलब एक अगर नॉर्थ में तो दूसरा साउथ में, ईस्ट में है तो वेस्ट में, ऊपर है तो नीचे, राइट में है तो लेफ्ट में। तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया, दूसरा वेक्टर मैंने इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल। एक कंडीशन और है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम चाहिए। इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, यूज में आती है बार बार। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, केवल डिफरेंट नहीं, डिफरेंट तो यहां भी है, वर्ड का डिफरेंस समझ लेना, डिफरेंट डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। डिफरेंट में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, अपोजिट का मतलब हुआ कि एक इधर है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 180 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर्स को हम अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मैं इस रिलेशन को लिखूंगा ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। इन दोनों का डिफरेंस समझ लेना, माइनस डायरेक्शन के लिए है, नॉट फॉर द मैग्नीट्यूड। यह माइनस मैंने इस वजह से यूज में लिया है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो रिलेशन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा, एक बेसिक चीज और डिस्कस कर लेता हूं, काम की चीज है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू 2b वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 2b वेक्टर, इन दो चीजों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यहां मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है, मैग्नीट्यूड का रिलेशन देखना तो केवल इसको देखो। तो मैग्नीट्यूड का रिलेशन देखो तो ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का डबल है। डायरेक्शन की अगर बात करनी है तो आप साइन को देखो, साइन का मतलब प्लस है या माइनस है। मैग्नीट्यूड की अगर बात करनी है तो इनटू में क्या लिखा हुआ है उसको देखो। तो मैंने बोला ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का डबल है, लेकिन दोनों साइड प्लस है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहां अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहां पर भी मैं ट्यू को देखूंगा, मतलब यहां भी ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का डबल है, लेकिन यहां माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो वेक्टर में ध्यान रखना, अगर माइनस आता है तो वो डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए आता है। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो हम उनको कहेंगे अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। अब सिचुएशन कैसी बनती है, सिचुएशन ऐसी बनती है कि हमें, एक सेकंड बेटा, सिचुएशन ऐसी बनती है कि हमें एक वेक्टर होता है हमारे पास में और हमें उसका नेगेटिव वेक्टर चाहिए होता है, बनेगी ये सिचुएशन आगे। तो अगर मुझे ए का नेगेटिव वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना है यार, अपोजिट कर देना है और ऐसा लिख देना है बस। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना उसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। किसी भी वेक्टर का अगर नेगेटिव वेक्टर चाहिए तो डायरेक्शन अपोजिट कर दो, मैग्नीट्यूड सेम रख लो और बस माइनस लगा दो उससे पहले, तो ए का नेगेटिव वेक्टर माइनस ए हो गया। ऐसे हम नेगेटिव वेक्टर तैयार करेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये तीन वेक्टर हमारे क्लियर, इक्वल, अनइक्वल और नेगेटिव। यहां तक कोई डाउट है तो पहले इसको कंफर्म करो, फिर आगे के सेगमेंट पे बात करते हैं, आगे के टाइप्स पे बात करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है तो, कमेंट्स पढ़ रहा हूं तुम्हारे, जल्दी से बताओ। क्लियर, ओके। चलो 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 फटाफट से, एक ही रेस्पॉन्स आया अभी।
क्या समझू? कहानी क्लियर है या नहीं है भाई? जल्दी से बताओ। इक्वल वेक्टर का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, डायरेक्शन भी सेम होगी। अनइक्वल का मतलब हो सकता है मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है डायरेक्शन अलग हो सकता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही चीजें अलग हो। नेगेटिव अपोजिट का मतलब हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। एक वेक्टर का अगर मुझे नेगेटिव वेक्टर चाहिए तो मैं उसके डायरेक्शन को अपोजिट करूंगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करूंगा। ठीक है सर, अगर ए वेक्टर इज इक्वल नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर है तो उसको अनइक्वल वेक्टर भी बोल सकते हैं। सही बात बोल रहे बेटा, बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब ये रिलेशन अगर है ना तो नेगेटिव वेक्टर एक तरह से अनइक्वल वेक्टर में ही काउंट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो अनइक्वल वेक्टर है ना ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो कैटेगरी बेसिकली इस वजह से बन गई क्योंकि हम इक्वल वेक्टर की बात कर रहे हैं। बाकी अनइक्वल वेक्टर हमारे लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात तुम्हारी सही है कि नेगेटिव वेक्टर की अगर बात कर रहे हो तो आप उसको अनइक्वल की कैटेगरी में डाल सकते हो, लेकिन एक नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर स्पेसिफिक वेक्टर है वो हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, अब मैं आगे बढ़ूं, बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। ठीक है जी, यूनिट का मतलब होता है वन। अब फिर वही वाला जैसे हमने कहा था कि अपोजिट क्या हो सकता है डायरेक्शन, तो वन क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। अब उसमें पहली बात यह है कि यूनिट वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर से थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे वेक्टर के लिए हम एरो लगा देते हैं, हम कहेंगे वेक्टर एरो लगा दो, लेकिन अगर वो यूनिट वेक्टर है तो हम उसके ऊपर टोपी पहना देते हैं। ऐसे टोपी पहना देंगे, इसको बोलेंगे ए कैप। ठीक है, अब ए कैप और ए वेक्टर हैं, दोनों ही वेक्टर, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मुझे पता है कि इसका मैग्नीट्यूड वन है। तो यूनिट वेक्टर को हमने एक स्पेसिफिक वेक्टर बना दिया जिसके ऊपर कैप लगा दी। कैप अगर किसी भी वेक्टर पर लग गया, एरो की जगह कैप आ गया, इसका मतलब समझ लेना यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। अब किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, जैसे मैं कहूंगा यार मुझे ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड वन आ रहा हो। ठीक है, अब कॉमन सेंस लगाना कि मैंने ए वेक्टर लिया और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम लिखते हैं मोड ए। ये भी छोटी सी चीज एक समझ लेना कि वेक्टर को मैंने ये लिखा, मुझे इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो दो डंडे खड़े कर दूंगा, ए वेक्टर पर बोलूंगा मोड ए। मोड मोड मतलब मॉडुलस, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। सपोज दैट इज इक्वल्स टू 10, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। अब मुझे इस डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, बहुत बेसिक मैथ्स पूछ रहा हूं। मेरे पास में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, बट मुझे एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो मैं क्या करूं कि 10 की जगह 1 आ जाए, 10 से डिवाइड कर दूं। एक वैल्यू को मैं कितने से डिवाइड करूं कि 1 आ जाए, इससे सिंपल मैथ्स क्या हो सकता है, एक वैल्यू को मैं कितने से डिवाइड करूं कि 1 आ जाए, उसी वैल्यू से डिवाइड कर लो। इसका मतलब अगर मैं इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, अगर मैं ए वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे इसकी तरफ यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मुझे किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो मुझे उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेना है। अब यहां से रिलेशन आप चेक कर लो, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि एक वेक्टर को मैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो 20 होगा तो 20 से डिवाइड करूंगा, 10 होगा तो 10 से डिवाइड करूंगा, 50 होगा 50 से डिवाइड करूंगा, जितना है उसी से डिवाइड करूंगा तो हमेशा 1 ही आएगा। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर इक्वल्स टू मोड ए कैप, ऐसे लिख सकता हूं। बड़ा काम का रिलेशन है भाई, बहुत काम आता है। मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम हो जाए, उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मालूम हो जाए, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, वेक्टर बन जाएगा। इसको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रख लेना, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर गिव्स द वेक्टर। मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे जनरली जो यूज में आते हैं वो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस।
ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए उनको हम जनरली काम में लेते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने फिक्स कर दिया, फिक्स क्या कर दिया कि साहब आप एक्स डायरेक्शन में अगर बात करो तो आपको यूनिट वेक्टर आई कैप लेना है, वाई डायरेक्शन में बात करोगे तो यूनिट वेक्टर जे कैप लेना है, और जेड डायरेक्शन में बात करोगे तो यूनिट वेक्टर के कैप लेना है, स्मॉल आई जे के। ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं, कोई करेक्शन नहीं। प्लस एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर लूंगा तो आई होगा, माइनस एक्स की तरफ लूंगा तो माइनस आई हो जाएगा, प्लस वाई की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप, माइनस वाई की तरफ माइनस जे कैप, जेड की तरफ यूनिट वेक्टर के कैप, माइनस जेड की तरफ यूनिट वेक्टर माइनस के कैप, आई जे के। ये सीक्वेंस है, फिक्स है, चेंज नहीं होगा। कभी भी अगर मैं कहूंगा कि आई कैप तो समझ लेना एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, जे कैप मतलब आई की तरफ यूनिट वेक्टर, के कैप मतलब जेड की तरफ यूनिट वेक्टर। क्लियर? इसके बाद में आता है कोप्लेनर। को का मतलब होता है सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन में। एक ही प्लेन में जो वेक्टर होंगे उनको हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। अब प्लेन का मतलब तो हम समझते हैं, जैसे एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है, जैसे मैं कहूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। तो अब इस प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे एक्स वाई प्लेन में होंगे, और ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। तो एक ही प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनको कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। ऐसे ही कोलिनियर वेक्टर, एक लाइन पर जितने भी वेक्टर्स होंगे, जैसे मैंने एक बहुत बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, इमेजिन कर लो। अब उस लाइन पर एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया, एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया, एक वेक्टर और लिया, एक वेक्टर और लिया, एक वेक्टर और लिया। एक ही लाइन पर अगर सारे वेक्टर है तो उनको कहूंगा कोलिनियर वेक्टर। नाम में ही नहीं छुपा हुआ है, अलग से कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीरो या नल वेक्टर, जीरो या नल, ये किसकी बात हो रही हुई? मैग्नीट्यूड की। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, जैसे मैंने बताया यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जीरो या नल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसको कैसे लिखेंगे? जीरो के ऊपर वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका मतलब इसका एरो अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो एरो का लेंथ कितना रखूंगा, क्योंकि एरो का लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसका एरो ड्रॉ करूंगा तो उस एरो की लेंथ कितनी आएगी? जीरो। और जीरो लेंथ का अगर मैं एरो ड्रॉ करूंगा तो इसका मतलब एक पॉइंट बनेगा, और पॉइंट बनेगा तो मैं उसका डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकता। मैं आपसे कहूंगी पॉइंट की फॉर्म में मैंने ये एरो ड्रॉ किया, अब इसका तो डायरेक्शन डिसाइड मैं कर ही नहीं सकता। इसीलिए जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। ये लाइन आपको लिखी हुई मिल जाएगी कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। एरो तो हम ड्रॉ करेंगे नहीं, और जब तक एरो ड्रॉ नहीं करेंगे डायरेक्शन डिसाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमारे वेक्टर्स के टाइप हैं जो हमारे यूज में आते हैं। ठीक है, फाइनली कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल करके पोस्ट करके बता दो फटाफट से। कोई डाउट हो तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। The vector can be equal to a cap, but a cap cannot be equal to a vector. a cap equals to a vector हो सकता है अगर आप a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 1 ले लो तो। अगर मैं आपसे यहां पर कह दूं कि यार ये जो a वेक्टर है ना हमारा, इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में ही 10 की बजाय 1 ही है, 10 तो है ही नहीं, तो यही a cap बन जाएगा। ठीक है ना? कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर में डिफरेंस हो सकता है बेटा। कोलिनियर में जैसे मैंने आपसे ये कहा कि एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया, अब इसी लाइन पर एक वेक्टर में इधर भी तो ड्रॉ कर सकता हूं। एक लाइन का मतलब एक ही डायरेक्शन थोड़ी है, एक लाइन पर ऐसे भी डायरेक्शन हो सकते हैं। तो ये दोनों कोलिनियर तो हैं बट पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल हो गए। ठीक है ना? और कोई डाउट है तो बोलो। दो मिनट में समराइज कर दे पूरी कहानी को। देखो जी, कहानी कहां से शुरू हुई थी? कहानी हमारी यहां से शुरू हुई थी कि फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो कैटेगरीज में लिया, स्केलर और वेक्टर। क्यों लिया? क्योंकि कुछ के लिए मैग्नीट्यूड, कुछ के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। जिनमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए वो स्केलर है, जिनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए वो वेक्टर है। ये स्केलर के कुछ एग्जांपल, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी। एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं, डिस्प्लेसमेंट,
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे वेक्टर के एग्जांपल हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की थी, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया था कि साहब डिस्टेंस को स्केलर क्यों कह रहे हैं। जैसे मैंने ये केस लिया था, तो इसमें डिस्टेंस 60 है और इसमें भी डिस्टेंस 60 है। डायरेक्शंस का मामला है, यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस दोनों ही केसेस में 60 आ रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए हमने कहा था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो वो हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया था। बेसिक कहानी वेक्टर की, कि वेक्टर को लिखेंगे कैसे, ए वेक्टर। यहीं पर मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात भी कर देता हूँ कि इसके मैग्नीट्यूड को लिखना है तो मोड ए लिखेंगे। ठीक है, ऐसे वेक्टर लगा करके, मतलब एरो लगा करके हम वेक्टर को लिखते हैं। ऐसे वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, जिधर एरो बनाया जाता है वो सिर होता है, दूसरा जो एंड होता है वो पूंछ होता है। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। बहुत बढ़िया बात हो गई। टाइप ऑफ वेक्टर में इक्वल वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, अनइक्वल जो इक्वल नहीं होंगे, नेगेटिव अपोजिट जिनमें मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको हम नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। जैसे ये रिलेशन, ये इक्वल, ये नेगेटिव। ठीक है, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए डायरेक्शन रिवर्स कर दो, वो उसका अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर बन जाएगा। एक्स की तरफ ये ले लेते हैं, वाई की तरफ ये ले लेते हैं, जेड की तरफ ये ले लेते हैं। कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में जो वेक्टर होंगे, कोलिनियर का मतलब एक लाइन पर जो होंगे, जीरो एनल का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, इसके लिए उसके लिए कोई एरो नहीं बनेगा, इसलिए जीरो वेक्टर का डायरेक्शन डिसाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। ये आज जो कहानी हमने डिस्कस की है उस कहानी की समरी है। बोलो यहां तक कोई बात है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्लियर है तो यहां क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे को फटाफट से रेस्पॉन्स देके बता दो बेटा, क्लियर है यहां तक का सारा सब कुछ? अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके पास में जो भी रेफरेंस हो, जो भी आपके नोट्स हो, उनसे एक बार इन चीजों को थोड़ा सा आप रिवाइज कर लोगे, काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी बेसिक कहानी आज हमने डिस्कस की है, आगे बहुत और कहानी अभी इसमें बाकी है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, ये सब कुछ आएगा। लो आएंगे, वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी तुम्हारा जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसके हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं है, इसीलिए आज की बात यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।